स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं दृढ़ द विजन यूट्यूब चैनल से। नए साल की फिर से शुभकामनाएं। जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है आपने, लगे रहिए बिल्कुल, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। सुना ही होगा आपने, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। समस्याएं सबके लाइफ में आती हैं, समस्याओं का समाधान करना आपके ऊपर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। सभी के जीवन में समस्या है, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं लोग, फिर भी सिलेक्शन ले रहे हैं लोग, है ना। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, बहुत सारे ताने सुनाए जा रहे हैं, टॉन्ट कसा जा रहा है। इन सब चीजों को एक साइड रख दो। आपको जो करना है वो क्या करना है, सबको अनसुना कर दो, मत सुनो। एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो यही जो आपको सुना रहे हैं वो आप ही के पास आ जाएंगे और आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं, ये समाज ऐसा ही है। ध्यान रखना, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं। तो सूरज की तरह उगना है आपको, समझ रहे हैं। तो अब सूरज की तरह उगना है तो ये भी सुना होगा आपने कि सूरज की तरह उगना है, चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो तपो, उसके बाद जो सफलता मिलेगी ना वो बड़ी मीठी सफलता लगेगी आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 of the Indian Constitution of India, the allocation of seats in Lok Sabha to the state is on the basis of which census? अब सवाल समझ लीजिए। आपसे कहा जा रहा है, जो अनुच्छेद 82 है ना भारतीय संविधान का, जो आर्टिकल 82 है वो क्या बताता है? वो सीट एलोकेशन की बात करता है। किसकी? सीट्स एलोकेशन की बात करता है, यानी कि किस राज्य को कितनी सीट दी जाएंगी लोकसभा की, किस राज्य को लोकसभा की कितनी सीट दी जाएंगी जिन पर वो चुनाव होना है। तो ये डिसाइड करता है, आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। पर ये जो सीट का बंटवारा है ये जनसंख्या के आधार पर होता है। किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसे ज्यादा सीट दी जाएंगी, किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उसे कम सीट दी जाएंगी। लेकिन बात यह आती है कि जनसंख्या, कौन सी वाली जनसंख्या को आधार मानकर सीटों का बंटवारा किया जाता है? क्या 2011 वाले सेंसस को की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाता है? क्योंकि 2021 का सेंसस जनगणना हुई नहीं है तो 2011 वाले को माना जाता है? जी नहीं। लोकसभा की सीट के बंटवारे के लिए कि किस स्टेट को कितनी सीट दी जानी है, तो उसके लिए जो जनसंख्या देखी जाती है तो वो 1971 वाले जनगणना में जो जिस जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो 1971 1971 का जो सेंसस है जनगणना, उस के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा, जो लोकसभा है, लोकसभा में वर्तमान में सीट कितनी है? वर्तमान में सीट कितनी है? तो वर्तमान में सीट है 543, 543। अब क्योंकि 543 सभी पे चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, ये 543 सीट आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें बटी हुई है। सबका टोटल 543 होता है। ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उसे ज्यादा सीट दी गई है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे। व्हाट इज द कोरम
टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। कोरम का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति, गणपूर्ति, कोरम। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करें तो ये संसद का ही दोनों सदन है, संसद के ही दोनों सदन है। संसद का जो सत्र होते हैं, संसद के जो सेशंस होते हैं एक साल में, वो 3 सेशन है। पहला बी मतलब बजट सेशन, और एम मतलब मानसून सेशन, और डब्ल्यू यानी कि शीतकालीन विंटर सेशन। ठीक है, तो साल में 3 सेशन होते हैं। ये जो सेशन है लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी, वो तभी चलेंगे अगर एक सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट संख्या में लोग वहां पर आए। लोग कौन? लोकसभा के 543, जब लोकसभा की मीटिंग चल रही हो और राज्यसभा की मीटिंग चले तो 245। ठीक है, अब सब तो आते नहीं होंगे, एब्सेंट भी तो रहते होंगे बहुत से, चलो वो कंसीडर कर लिया। लेकिन यहां कहा गया है आर्टिकल 100 में, आर्टिकल 100 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि कुल सदस्यों का, जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 1/10 इतनी कोरम होनी चाहिए। यानी कि इतने सदस्य कम से कम उपस्थित होंगे तो ही सेशन चलेगा, उसकी कार्यवाही चलेगी, नहीं तो उस दिन सेशन नहीं चलेगा, छुट्टी हो जाएगी। जैसे मैं कह दूं कि क्लास में अगर किसी भी दिन 100 बच्चे से कम आए तो उस दिन क्लास नहीं चलेगी, तो ये क्या हो गया? क्लास की कोरम हो गई। समझ रहे हैं? वैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कोरम क्या है? कुल सदस्यों का 1/10 मिनिमम उपस्थित होने चाहिए, तभी हाउस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। 12वें का आंसर हो जाएगा बी। कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तभी वो हाउस चलेगा। समझ गए? आगे देखें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स राणा संगा फॉट अगेंस्ट बाबर। निम्नलिखित में से वो कौन सा बैटल है, युद्ध है, लड़ाई है, जिसमें राणा सांगा और बाबर लड़े थे? राणा सांगा और बाबर लड़े थे, बताओ भाई, जल्दी से बता दो, बताएं। तो बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं। तो देखो, राणा सांघा और बाबर, अब आपको पता है 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। अंतिम जो राजा था वो था क्यूमर्स राजा, इसका सॉरी, हाँ ठीक है, तो इसका अंत हो जाता है 1526 में। 1526 में बाबर आता है, 1526 में कौन आता है? बाबर। उसके बाद 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को खनवा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ खनवा होती है राणा सांगा और बाबर दोनों के बीच। ठीक है, बाबर जीत जाता है। कौन जीता इस युद्ध में? बाबर जीत गया, और इसी खुशी में इसने अपने आप को, इसे उपाधि मिली गाजी की उपाधि मिली इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गाजी की उपाधि मिली इसको।
आगे, विच मॉन्यूमेंट इज नॉट एट फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो गोल्डन पैलेस, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, अकबरी महल। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 14वां प्रश्न बता दो भाई, 14वां प्रश्न बता दीजिए। तो देखो, गोल्डन पैलेस फतेहपुर सीकरी में है। पहले ये देख लीजिए फतेहपुर सीकरी है कहां? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहां है? ये आगरा के नजदीक है। आगरा से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर, 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है ये फतेहपुर सीकरी। यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा बना हुआ है। ठीक, वहीं फतेहपुर सीकरी में गोल्डन पैलेस भी है, पंचमहल भी है, जोधाबाई पैलेस भी है, जोधाबाई पैलेस भी है। ठीक है, रही बात अकबरी महल की। अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अकबरी महल आगरा फोर्ट में बना हुआ है। अकबरी महल कहां है? आगरा फोर्ट में है। आगरा का जो किला है सिटी में, वहां पे अकबरी महल है। बाकी फतेहपुर सीकरी में ये तीनों हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वो अकबरी महल नहीं है, क्योंकि अकबरी महल आगरा फोर्ट में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम कंपनीज हैज बीन गिवन नवरत्न स्टेटस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी एल्यूमिनियम की कंपनी है जिसे नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है? नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, बताएं भाई, जल्दी बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। तो नालको, नालको जो कंपनी है इसकी स्थापना भुवनेश्वर में हुई। भुवनेश्वर 1981 में भुवनेश्वर में स्थापना हुई इसको। भारत सरकार के द्वारा एल्यूमिनियम कंपनीज में नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए, नवरत्न स्टेटस होता है नवरत्न और महारत्न, महारत्न, मिनी रत्न, मिनी रत्न, ये स्टेटस हैं कंपनीज, जो कंपनीज हैं सरकारी उनको दिए जाते हैं। तो नालको कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि टॉप की कंपनीज हैं, BHEL भेल की तरह, NTPC NHPC की तरह। तो नालको को एल्यूमिनियम का स्टेटस मिला है, भुवनेश्वर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखें, बोकारो स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। बोकारो, बोकारो झारखंड जो स्टील प्लांट है वो किसकी मदद से बनाया गया? बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया? बताएं भाई, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया? तो देखो भाई, बोकारो स्टील प्लांट जो है 1965 में बना। बोकारो स्टील प्लांट 1965 में बना और सोवियत यूनियन की मदद से बना, है ना? तो ध्यान रखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट 1965, और मदद किसकी ली इसमें? मदद USSR, यानी कि सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत संघ की मदद से ये इसका निर्माण हुआ, बोकारो स्टील प्लांट का। ठीक है, बोकारो सिटी भी है इसी के नाम पे, तो याद रखेंगे आप। आगे देखें, व्हाट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पूरी अर्थ की, जो पूरी पृथ्वी है उसकी सबसे पतली परत कौन सी है? बताएं भाई, 17वें का आंसर दे दें फटाफट से। थिकेस्ट, मोटी, मोटी लेयर है ना, थिन नहीं, थिकेस्ट है। मोटी परत कौन सी है? मोटी परत
कौन सी है? तो पूरे पृथ्वी की जो मैंने देखिए अभी आपको बताया था, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया था, शायद पिछली क्लास में बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये तो इसमें क्रस्ट, मेंटले और कोर, ये तीन आते हैं, क्रस्ट, मेंटले और कोर। तो सबसे जो मोटी परत है वो आपकी मेंटले की होती है, यहां से यहां तक देखो, ये है मेंटले, ये सबसे मोटी परत है मेंटले की। ठीक है, ध्यान देंगे, पृथ्वी की जो परत है उसमें सबसे मोटी परत कौन सी है? मेंटले है। अब ये जो वाली, ये जो है इसे बोलते हैं क्रस्ट, और इसमें क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें मेंटले में पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर जो है नीचे इसमें पाया जाता है नेफे, NEFE, नेफे, निकल फेरस। ठीक है, तो सबसे मोटी परत हो गई ये मेंटले, मेंटले जो है सबसे मोटी परत है, मेंटले जो है सबसे मोटी परत है, ये ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी की 3 लेयर है, बाकी फिर फर्दर इनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये क्रस्ट को डिवाइड कर देंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ओशियनिक क्रस्ट, और वहीं मेंटले को डिवाइड कर देंगे अपर मेंटले, लोअर मेंटले, कोर को डिवाइड कर देंगे अपर कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, ऐसे। तो ये ध्यान रखना, सबसे मोटी परत कौन सी है? मेंटले है। सबसे मोटी परत पृथ्वी की कौन सी है? मेंटले है, भूलेंगे नहीं। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी मोटाई लगभग कितनी है? ये अर्थ की क्रस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है, अर्थ की क्रस्ट जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कितना है? 18वां प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, ये है इसका एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एवरेज है 10 से 50 तक, क्योंकि शुरुआत में देखेंगे कम है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा दिखती है, यहाँ पे 40 दिखती है, तो आप एवरेज ले सकते हैं 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है क्रस्ट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रस्ट समझ रहे हैं ना आप? ये हमने बनाया, तो ये कोर, ये और ये क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट, मेंटले और कोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखो, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटर में रैम का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में रैम का अर्थ क्या होता है? तो भैया रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये मेमोरी है जिसमें चीजें स्टोर होती हैं। मेमोरी से तो यही पता लगता है कि जहां पे चीजें स्टोर हों। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होता है, वो मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। वो मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। दूसरे को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी। वहीं सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क, HD हार्ड डिस्क आएगी, मैग्नेटिक टैप आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? और ऑप्टिकल डिस्क मतलब CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब आ जाएंगे। अब यहां हम देखें तो रैम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। रैम को डिवाइड कर देते हैं हम एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, इसमें डिवाइड कर देते हैं। वहीं रोम को हम डिवाइड कर देते हैं पी रोम में,
पी रोम, फिर ईपी रोम, ईपी रोम, फिर डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। इस प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। एक मेमोरी इसमें और होती है, वो है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी। ठीक है, इसे आप कैश मेमोरी कह सकते हैं, कैश मेमोरी। ये क्या करती है, फ्रिक्वेंटली जो चीजें इस्तेमाल होती हैं हमारे द्वारा, कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमें किसी डेटा की कंटेंट की बार बार आप जरूरत पड़ रही है, हम कट कॉपी कर रहे हैं, तो उस बार बार जरूरत पड़ने वाले जो डेटा इंफॉर्मेशन है उसको ये कैश मेमोरी में स्टोर रखता है कंप्यूटर, सीपीयू, जिससे हम तुरंत उससे ले सकें। समझ रहे हैं। तो ये है आपकी कैश मेमोरी, जो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसे भी समझ लीजिए ध्यान से। देखो क्या होता है ये। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, एक हार्डवेयर वाला पार्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं एक को, और दूसरे को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है जी। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखो, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंट्रोल ओवरऑल कंप्यूटर, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। और हम कई प्रकार के ओएस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। मैक ओएस, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। हाँ जी विकास जी, देख रहे हैं ना क्लास, आप कह रहे थे, आपका नाम नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, क्लास को शेयर भी कर दिया करें आप लोग, है ना। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइए हमें, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलो। हार्डवेयर आप समझते हैं, जिसमें सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाती हैं, सीपीयू आ जाता है ना, ये सब आ जाता है। तो हमें पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करना, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। तो देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरे को मैनेज करना और कंप्यूटर को मैनेज करना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। समझ गए मेरी बात, इतना इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने डिस्कस किए, तैयारी करते रहिए, दम से तैयारी कीजिए, और इस बार सिलेक्शन लेकर मानना है। हाँ जी विकास जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।